हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का मेरा फिर से यूपीएससी सीएससी लक्ष्य यूपीएससी सीएससी जो मेरा ये चैनल है, इस पर मैं आप लोगों का तहे दिल से प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, मैं अपनी पिछली जो वीडियोस थी उन वीडियोस में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो किस प्रकार जो है वो परीक्षाएं आयोजित करती है, कितने चरणों में आयोजित करती है और उस परीक्षा को पास करने के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो दोस्तों, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो यूपीएससी का आ चुका है, जिसमें अब यूपीएससी का कहना है कि वो इस बार की 2020 की पीटी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की परीक्षा 4 अक्टूबर को आयोजित करेगी। और आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या बदलाव आता है या सही में जो दिन का, जिस डेट का निर्धारण हुआ है उसमें ये परीक्षा होती है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो इस वैश्विक महामारी कोरोना का हम लोग सामना कर रहे हैं, इसके हालात अगर सब कुछ सही रहे, ठीक ठाक रहा, तो हम ईश्वर से ये कामना करते हैं कि 4 अक्टूबर को परीक्षा हो। और 4 अक्टूबर को नहीं भी होती, अगर आगे या पीछे कुछ शेड्यूल इसका चेंज होता है, तो मतलब ये तो हमें मान के चलना है कि यूपीएससी की जो ये पीटी की परीक्षा है, प्रीलिम्स की एग्ज़ाम जो हैं वो 2020 के होंगे। लेकिन उसके लिए जो है वो दिन का तय होना जो है वो डिपेंड करता है यूपीएससी पे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता चुका था कि इस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में आपको 2 पेपर देने होते हैं, जिसमें एक पहला पेपर जो है वो आपको GS 1 का देना पड़ता है, मीन्स जनरल स्टडीज़ का। लेकिन जो दूसरा पेपर आप लोगों को देना पड़ता है वो देना पड़ता है CSAT का, मीन्स सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आज इस वीडियो में मेरा जो पूरा ध्यान केंद्रित है वो इस CSAT पर है कि मैं आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी दूं कि इस CSAT की तैयारी को आप कैसे कर सकते हैं, किन स्रोतों के थ्रू कर सकते हैं, क्या रिसोर्स इस CSAT के लिए अपना सकते हैं। जो कहीं ना कहीं मैंने भी अपनी परीक्षा जब मैं बैठा था यूपीएससी की परीक्षा में, तो मैंने किस रणनीति के तहत इस प्रीलिम्स के CSAT को क्लियर किया था। तो मेरा जो भी अपना इसके प्रति, CSAT के प्रति जो मेरा अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा करना चाहूँगा। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले ये बता दूं आप लोगों को कि आज के टाइम में इस प्रीलिम्स में, पीटी में जो CSAT का पेपर है उसको 2015 से, मीन्स 2015 से उसका जो नेचर है वो क्वालिफाइंग कर दिया गया है। मतलब कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ इसमें एक क्राइटेरिया है कि आपको जो है सिर्फ वो 33% मार्क्स, मीन्स 33% मार्क्स जो है वो आपको सिक्योर करने हैं। किस में से? 200 में से। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा मैं CSAT के जो क्वेश्चन पेपर होता है CSAT का, उसकी क्या प्रवृत्ति होती है उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो इसमें दोस्तों 200 क्वेश्चन होते हैं CSAT के पेपर में, जिस 200 सॉरी दोस्तों, 200 मार्क का ये जो है CSAT का पेपर होता है और इसमें 80 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, मीन्स 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे इस 200 मार्क के पेपर में, जो CSAT का आपका पेपर है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि 80 क्वेश्चंस और वो कितने हुए? 200 मार्क्स के। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप आइडिया लगा सकते हैं कि 2.5 मार्क पर क्वेश्चन। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन का अगर हम आंकड़ा देखें तो 80 क्वेश्चनों को 2.5 पर क्वेश्चन मार्क के हिसाब से अगर हम ऐड करें तो वो होता है 200। तो इसमें दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, ये कोई स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है जिसमें कि आप बहुत अच्छा स्कोर करके जो है अपना रिज़ल्ट बढ़ा सकते हैं, अपना रिज़ल्ट अपग्रेड कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, जो यूपीएससी ने 2015 से ये प्रावधान दिया है कि आपको बस इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पास करना है। ठीक है दोस्तों, और ये कोई जो है बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर नहीं होता है। इस पेपर के लिए आपको एक सही रणनीति, अपनी एक सटीक तैयारी के साथ जाना है और आप इस पेपर को जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर मैं बताना चाहूँ तो हिंदी माध्यम के जो भी कुछ एस्पिरेंट हैं, विद्यार्थीगण हैं जो हिंदी माध्यम से इस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये CSAT का पेपर जो होता है वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। जिसमें कि मैं आप लोगों को एक मुख्य बात बताना चाहूँगा कि अभी 2-4-5 वर्षों से जो हम ट्रेंड देख रहे हैं यूपीएससी का, उसमें हमने ये देखा है कि जो CSAT का पेपर है
वो कुछ हिंदी माध्यम के छात्र उसमें अच्छा नहीं कर पाए, तो अगर आपका सीसैट का पेपर अच्छा नहीं है और तो आप जो है आपकी सीसैट की पहले कॉपी चेक होती है, और सीसैट की कॉपी अगर आपकी चेक हुई और उसमें अगर आप उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं, उसमें आप क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर तो आपकी जीएस जो 1 का पेपर है आपका जनरल स्टडीज़ का, वो कॉपी तो चेक की ही नहीं जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब इस सीसैट जो है वो एक बहुत ही बड़ी अहम भूमिका निभाता है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। मतलब एनी हाउ आपको इसमें क्वालिफाई तो करना ही करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं दोस्तों ये आप लोगों को बता दूं कि इस सीसैट में आपको एक बहुत ही सटीक रणनीति लेकर चलनी है, और कोई बहुत ज़्यादा इस सीसैट के पेपर को आपको सीसैट के पेपर के लिए आपको बर्डन नहीं लेना है। मतलब कि आप कहीं पर भी इसमें मानसिक जोड़ ना लें कि हम लग गए 2 साल अब इसी में देंगे या 6 महीने हम इसी में देंगे और कोई एक बहुत बड़ी तैयारी हम इसमें करेंगे। तो इसके 2 पहलू हैं, एक तो ये इसके मार्क्स नहीं आपके रिपोर्ट कार्ड में या आपके रिज़ल्ट में ऐड होने वाले हैं, ना आपके रैंक अपग्रेडिंग में, मतलब आपके रैंक बढ़ने में इस मार्क्स की कहीं पर भी अहमियत है। बस अहमियत है तो सिर्फ़ और सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है, जिससे कि आप अपनी जो प्रीलिम्स की जो आपकी बाधा है उसको आप लोग ख़त्म कर लें और आप लोगों को मेंस लिखने का अवसर मिले। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद अगर आप मेंस में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको साक्षात्कार इंटरव्यू के राउंड के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिस इंटरव्यू राउंड में अगर आप अच्छा करते हैं तो जो आपकी दिली कामना है या जिस लक्ष्य को लेकर आप चल रहे हैं कि मुझे एक अधिकारी बनना है, एक प्रशासनिक अधिकारी बनना है, आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है या आईआरएस बनना है, जो भी आपके टारगेट हैं उसको पूरा करने के लिए दोस्तों जो है वो आपका लक्ष्य जो है वो इससे संबंधित वो पूरा हो जाता है इन तीनों स्तर, इन तीनों स्टेज से गुजरने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो अब थोड़ा सा हम चलते हैं कि इस सीसैट की जो क्वेश्चन बनाया जाता है यूपीएससी के द्वारा, इसमें किन किन बिंदुओं पर जो है यूपीएससी ध्यान केंद्रित करती है और किन किन एरियाज से जो है दोस्तों वो आपको जो है यूपीएससी क्वेश्चन करती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक मुख्य बात आप लोगों को बता दूं, तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो सीसैट का पेपर का नेचर होता है वो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ 10th बेस्ड होता है। मीन्स 10वीं तक की जो जानकारी होती है वो आपसे पूछी जाती है और उसके थ्रू आप आइडिया लगाया जाता है बोर्ड के द्वारा कि आप इन सब चीज़ों में ज्ञान रखते हैं, आपको इन चीज़ों की समझ है। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला एरिया होता है यूपीएससी जिसको टच करती है इस सीसैट के पेपर में, वो होता है कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो दूसरा एरिया होता है वो होता है इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। मतलब कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल है, जिसमें कुछ इंग्लिश से भी टच किया जा सकता है, कुछ मैथ से भी टच किया जा सकता है, कुछ रीजनिंग से भी टच किया जाता है। मतलब ओवरऑल आपका जो एप्टीट्यूड का एक्यूरेसी है उसको मेज़र किया जाता है इस सीसैट के पेपर के थ्रू। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैंने 2 एरिया की बात की, एक फर्स्ट आपका कॉम्प्रीहेंशन और दूसरा आपका इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। आपकी इंटरपर्सनल स्किल को भी इसमें जांचा जाता है और उसके साथ साथ ही आपके कम्युनिकेशन स्किल को भी जांचा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 2 एरिया हो गए। उसके बाद दोस्तों एक तीसरा एरिया जिससे यूपीएससी क्वेश्चन उठाती है सीसैट के पेपर में, वो हो गया आपका एक लॉजिकल रीजनिंग और उसके बाद एक एनालिटिकल एबिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो मीन्स अगर आप फोकस करके देखें तो ये एरिया हो गया रीजनिंग बेस्ड। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें रीजनिंग में कुछ ब्लड रिलेशन आते हैं, कुछ हाई डिस्टेंस से रिलेटेड रीजनिंग आते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कुछ मैथ्स बेस्ड रीजनिंग होते हैं। तो दोस्तों मैं ये अपने आगे की वीडियोस में इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सीसैट की भी जो है एक सही रणनीति बताऊंगा मैं आप लोगों को, और इसके सिलेबस का विश्लेषण करते हुए कि किस एरिया को कैसे तैयार करें ये मैं ज़रूर आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन आज मैं अभी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि ये पेपर किस तरीके का होता है, जिससे कि अभी अक्टूबर में 3-4 महीने बचे हुए हैं, तो इसमें आप किस तरह की रणनीति और कैसी तैयारी के साथ आप इसको अपना पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो चौथा 4th एरिया होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मीन्स कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और उसमें ये परख की जाती है कि आप उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कैसा आपका जो है वो प्रोस्पेक्टिव, कैसा आपको व्यू है, तो वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से, आपकी कॉपी को चेक करने से आइडिया लग जाता है बोर्ड को कि आपकी डिसीजन मेकिंग और डिसीजन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेंडेंसी है वो आपकी कैसी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड, मतलब तार्किक क्षमता आपकी जो है वो कैसी है किसी भी विषय को लेकर, आप किस एंगल से क्वेश्चन को देख रहे हैं, किस एंगल से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं,
इन सब सारी चीज़ों का एक्यूरेसी का अंदाज़ा जो है वो यूपीएससी लगाती है इस सीसैट के पेपर से। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट इज़ कॉम्प्रीहेंशन, सेकंड इज़ इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, एंड द थर्ड इज़ लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, एंड द फोर्थ इज़ डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है दोस्तों, एंड द फिफ्थ इज़ जनरल मेंटल एबिलिटी। तो ये 5 एरियाज़ हो गए जिनसे कि यूपीएससी क्वेश्चन को उठाती है और आपके सीसैट के पेपर में डालती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम 6th एरिया की बात करें जो कि अंतिम एरिया माना जा सकता है, इस एरिया से जो यूपीएससी क्वेश्चन उठाती है उसको आप समझ सकते हैं बेसिक न्यूमेरेसी। ठीक है, बेसिक न्यूमेरेसी मीन्स नंबर एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा। और ये बिल्कुल क्लास 10th लेवल तक का फोकस करके बनाया जाता है। मतलब आप क्लास 10th लेवल्स में जो नंबर, इंटीजर्स, हाँ नंबर सिस्टम, उसके बाद जो है HCF, LCM, उससे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन हाँ, आप अपनी ये अवधारणा ना बनाएं कि ये क्वेश्चन जो होते हैं वो बिल्कुल इजी होते हैं कि बस आपको यूँ सॉल्व कर देना, नहीं, ये थोड़ा ट्रिक बेस्ड होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपको आपकी स्पीड का भी अंदाज़ा बोर्ड लगाती है कि इन टिपिकल क्वेश्चंस को, ये जो थोड़ा से कंफ्यूजिंग मोड में क्वेश्चंस बनाए गए हैं, इन क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करते हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा है और पूरे भारत स्तर पर ये परीक्षा आयोजित की जाती है, इतनी बड़ी भीड़ है, तो उसमें ऐसे ही एक बच्चों वाला क्वेश्चन उठा के नहीं दे देंगे। लेकिन हाँ, ये तय है कि 10वीं लेवल का मीन्स क्लास 10th लेवल के सिलेबस को ही इसमें फोकस किया जाता है। मतलब क्लास 10th लेवल तक की बेसिक मैथ्स आपको पूछे जाएंगे, बेसिक इंग्लिश पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, और उसको थोड़ा सा लेंदी बना दिया जाता है। लेकिन अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, अगर आप कहीं ना कहीं इस परीक्षा को अपना लक्ष्य मानते हैं, तो जो है वो उस कन्फ्यूज़न को या उस थोड़े से ट्रिक को आपको समझना पड़ेगा। और जो मेरा वादा है कि मैं आगे की वीडियोज़ में आप लोगों को ये सारी की सारी ट्रिक और सारी रणनीति मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन सारे एरियाज़ को कवर करोगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन से भी इसमें क्वेश्चंस किए जाते हैं, जिसमें दोस्तों आपका आता है चार्ट, उसके बाद ग्राफ, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी। तो आप लोगों को याद होगा दोस्तों, जब आप क्लास 10वीं में हुआ करते होंगे तो उस क्लास 10वीं में आप स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर्स को सॉल्व करते होंगे। उसमें आपको बार ग्राफ, पाई ग्राफ, चार्ट, ये वगैरह, उसके बाद जो है उसके बाद आपको क्या कहते हैं, डाटा सफिशिएंसी, टेबल्स ड्रॉ करना, ये सारी बेसिक चीज़ें आपने क्लास 10th लेवल तक में पढ़ी होंगी। तो उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा एडवांस लेवल आपको इस सीसैट के पेपर में देखना है, जिससे कि आप अपने सीसैट के पेपर को अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये 6 के 6 एरियाज़ होंगे, जिन 6 एरियाज़ से आपको क्या करना है, अपनी पकड़ बनानी है इन 6 एरियाज़ पर, और आप अपने इस सीसैट के पेपर को अच्छा कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक मुख्य बात कि जो अभी बिगनर्स हैं या कहीं ना कहीं उनका ताल्लुकात हिंदी माध्यम से है, मीन्स वो हिंदी बैकग्राउंड से हैं, तो उनके लिए मेरा एक ये सुझाव है कि अगर वो उन्हें ये लगता है कि ये सीसैट का पेपर मेरे लिए थोड़ा टफ पड़ रहा है या भारी पड़ रहा है, तो वो कुछ ना कुछ समय नित्य दिन इस पेपर के लिए निकालें। मीन्स अपनी रिदम, अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा बनाएं इस एग्ज़ाम सीसैट के पेपर के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है दोस्तों, और जो इंग्लिश मीडियम से हैं, कहीं ना कहीं उनका मैथ्स, उनका रीजनिंग, ये सब बहुत अच्छा खासा है। तो प्रीलिम्स के 2-3 महीने भी अगर थोड़ा सा आप इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, थोड़ा सा आप एक प्रैक्टिस में आ जाते हैं, तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन हर विद्यार्थी अपने अपने हालात में होंगे, हर स्टूडेंट्स अपनी अपनी हालात में होंगे, उन्हें अपने बैकग्राउंड का अच्छे से अंदाज़ा होगा कि मेरा कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है, मेरा कौन सा एरिया थोड़ा सा एवरेज है, कौन सा थोड़ा सा वीक है। तो क्या होता है कि एकदम से टाइम आने पर प्रीलिम्स की डेट जो है वो अनाउंस हो गई और आप उससे पहले सीसैट को लेकर बैठे और महीने 2 महीने में आप उतनी अच्छी पकड़ नहीं बना पाए। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो हिंदी माध्यम से हैं और कहीं ना कहीं सीसैट पेपर उनको थोड़ा टफ लगता है, उनके लिए मेरी जो है सोच है कि आप उसके लिए क्या हो तो थोड़ा सा प्रीलिम्स के 6 महीने साल भर पहले से ही इसके लिए समय निकालना शुरू कर दें। हर एरियाज़ को कुछ ना कुछ थोड़ा समय आप दें, जिससे क्या होगा कि आपके लिए एक टाइम पर, एक उचित समय आने पर आपके लिए ये सीसैट एक बर्डन बनकर खड़ा नहीं होगा। आपको लगेगा कि हाँ, मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसमें अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा सुझाव हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए, और जो CBSE से भी होते हुए, इंग्लिश मीडियम से भी होते हुए, अच्छे बोर्ड से भी आते हुए, अच्छे बैकग्राउंड होते हुए भी अगर उन्हें लगता है कि मेरी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस छूटी हुई है, मैं इस सीसैट में अच्छा नहीं कर सकता हूँ, तो वो समय निकाल सकते हैं एग्ज़ाम से पहले। नहीं तो जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज है इन एरियाज़ की,
तो वो एक प्रैक्टिस के तौर पर अगर महीने 2 महीने के लिए भी प्रीलिम्स से थोड़ा पहले इसको उठाते हैं तो वो इस पर एक अपनी अच्छी पकड़ जो है वो दोस्तों बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब मेन बात आती है कि ठीक है दोस्तों, सर आपने ये बता तो दिया कि ये जो है CSAT हमें ऐसा करना है, तो अब करना कैसे है। मेन ये बात आती है कि इसके लिए हम रिसोर्स क्या अपनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमें रिसोर्स कुछ नहीं करना है। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं भी जो मैंने दिया था एग्ज़ाम यूपीएससी का, उसमें जो मैंने प्रीलिम्स की परीक्षा दी थी, उसमें मेरी जो CSAT को लेकर रणनीति थी, मैं उससे आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा कि मैंने किन रिसोर्सों को किन बुक लिस्ट का जो है वो पालन किया था। तो सबसे पहले आप जो है वो TMH मीन्स टाटा मैग्रो हिल की जो बुक आती है वो होती है 2 वॉल्यूम में या 1 वॉल्यूम में, जो भी हो वो, अगर आप मार्केट जाएं तो आपको वो देखने को मिलेगा। और आप दूसरा जो है वो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जैसे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर भी आप इस बुक को सर्च करते हैं तो ये एक CSAT की जो बुक आती है वो टाटा मैग्रो हिल की आती है 2 वॉल्यूम में या 1 वॉल्यूम में, जो भी हो आप वो चेक कर लें, कंफर्म हो जाए, उस बुक को आप ले लें। और उस बुक से आपको उसमें कुछ जो है वो सैम्पल पेपर्स भी मिल जाएंगे जो पिछले 15, 16, 17, 18, 19 से जो CSAT का पेपर पूछा जा रहा है वो आपको उसमें मिल सकता है। उसके बाद मॉड्यूल वाइज, टॉपिक वाइज आपको पूरी जानकारी मिल सकती है कि कौन कौन से टॉपिक से यूपीएससी क्वेश्चन उठाती है। और हर टॉपिक का एक प्रैक्टिस फ्लो में, मीन्स एक प्रैक्टिस के तौर पर पिछले ईयर्स के सॉल्व क्वेश्चंस, मतलब सारा का सारा संग्रह, मीन्स सारा का सारा कलेक्शन उसमें है। तो इस बुक के थ्रू आपको एक पैटर्न का, एक आइडिया का पता चल जाएगा कि हाँ एग्जैक्टली क्या चलता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन को देखने के बाद जो है जब आप इस बुक को पढ़ेंगे या इन एरियाज़ को कवर करेंगे तो आपका माइंड ज़रूर हिट करेगा कि हाँ यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन उठाती है, ये डाटा इंटरप्रिटेशन का पूछती है, इस तरह के रीजनिंग पूछती है, ये पूछती है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन इस टाइप के होते हैं। तो ये सारा का सारा आइडिया आपको इस बुक के थ्रू लग जाएगा। और बात रही मेरे जो सलाह की और मेरे कॉपरेशन की, तो वो मैं आगे आप लोगों को दूंगा ही इस चैनल के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद अगर हम एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें कि आप रीजनिंग पर कैसे पकड़ बनाएं, तो उसमें आपकी कौन सी बुक आपके लिए सहायक होगी जिससे कि आप अपने एनालिटिकल रीजनिंग पर अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, आप MK पांडे जी की किताब, जिससे मैंने भी बहुत हद तक जो है हेल्प ली थी, उस बुक की सहायता आप ले सकते हैं। ये बुक एक बहुत ही अहम रोल आपके लिए प्ले करेगी। किसके लिए? तो एनालिटिकल रीजनिंग के लिए। तो दोस्तों मैंने पहली किताब बताई टाटा मैग्रो हिल की, CSAT पे फोकस्ड जो बुक आती है यूपीएससी के लिए, आप उसको लें, या तो आप किसी बुक शॉप पर जाकर इसे परचेस करें, नहीं तो अदरवाइज़ आप ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस से भी इस बुक को सर्च कर सकते हैं और वहाँ से भी आप इसे उठा सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरा मैंने एनालिटिकल रीजनिंग के लिए आपको MK पांडे जी की किताब बताई। और उसके बाद दोस्तों वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल बुक को उठा सकते हैं। बहुत ही बेस्ट बुक है दोस्तों, जिसको मैंने भी सॉल्व किया था, अभी भी शायद मेरे पास कहीं ना कहीं वो पढ़ी हुई होगी, और बहुत ही अच्छी किताब है। और अगर आप लोग 9th-10th में पढ़ते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि RS अग्रवाल बहुत ही अच्छे एक राइटर हैं, जो बहुत ही अच्छी उनकी एक बुक आती है RS अग्रवाल की। तो इस RS अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक आप लें और इससे आप अपने रीजनिंग पर कमांड बनाएं। ठीक है दोस्तों, और एनालिटिकल रीजनिंग के लिए MK पांडे की बुक के थ्रू जाएं, और CSAT के पेपर का पूरा ओवरव्यू और आइडिया लेने के लिए आपको ये टाटा मैग्रो हिल की बुक जो है वो बहुत हेल्पफुल होगी। और जो इससे सहमत ना हो, जो इन्हें अच्छा ना लगे, तो वो अरिहंत पब्लिकेशन की भी एक बुक आती है CSAT को फोकस, उस बुक के थ्रू भी दोस्तों आप जा सकते हैं। लेकिन आप अगर मेरे से पूछें तो मैंने TMH के थ्रू किया था, लेकिन अगर आप ये पूछें कि सर जो TMH के अलावा ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है ये कैसी है, तो वो भी अच्छी है। ठीक है, अब अपना अपना नज़रिया होता है, अपना समझने की शक्ति होती है, अपने बुक के कंटेंट्स को देखकर अपना एक सेल्फ डिसीज़न लेना होता है। तो वो दोस्तों उसके लिए आप लोग खुद सक्षम हैं। आप लोग देखकर, कंपेयर करके, कंपाइल करके आप जज कर सकते हैं कि हाँ विच सॉल्यूशन इज़ बेटर फॉर मी एंड विच बुक इज़ बेटर फॉर मी, देन यू कैन डिसाइड कि विच वन इज़ गुड एंड परचेज। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा कि अभी तक जो एक बेसिक लेवल पर, एक फाउंडेशन लेवल पर CSAT से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा की। और अन्य वीडियोस में मैं आपके जो इस यूपीएससी की जो CSC की परीक्षा होती है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की परीक्षा, उसके लिए जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक, सब्जेक्ट्स, गाइडेंस
हाँ, टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट, क्वेश्चन पेपर, कुछ इंटरव्यू के लिए सुझाव, जहाँ तक मैं अपनी हिसाब से अपने इंडिविजुअल लेवल पर जो भी चीज़ें मैं जुटा पाऊँगा, उन सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाऊँगा, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों, अभी तक मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी अगली वीडियो आने तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। और दोस्तों, बस जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कहीं ना कहीं यूपीएससी को, सीएससी को, सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन को अगर अपना लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहें, और बहुत ही ज़्यादा जो है अपने इच्छा शक्ति, अपने दृढ़ संकल्प पर केंद्रित रहें, और अपनी कंसिस्टेंसी को ज़रूर बना कर रखें। मैं दोस्तों बार बार अपने हर वीडियो में ये आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इन परीक्षाओं को अपना लक्ष्य मानकर अगर आप चल रहे हैं तो आपकी रेगुलरिटी, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगी। दोस्तों, 1 ही 2 घंटा पढ़ें, लेकिन रोज़ पढ़ें, किसी भी हाल में पढ़ें, कैसे भी समय निकालें, कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, कहीं पर भी सेक्रीफाइस करना पड़े, लेकिन करें दोस्तों, ठीक है? क्योंकि ये परीक्षाएं जो है वो आपसे क्या मांगती है? रेगुलरिटी मांगती है, कंसिस्टेंसी मांगती है। इस चीज़ को आप अपने एक सामान्य जीवन के उदाहरण से भी जोड़ के देख सकते हैं कि थोड़ा 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 किया हुआ ही एक दिन बहुत कुछ हो जाता है। अगर आप सेविंग के तौर पर देखें, या आप पढ़ाई के भी माध्यम से इस चीज़ को जोड़ कर देखें, तो आपको दिखेगा कि थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ 6 महीने साल भर में बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। और दोस्तों, ये सीएससी और पीसीएस जैसे एग्ज़ामों के लिए अगर आप बहुत ही ज़्यादा चाहेंगे कि मैं रातों रातों पूरी तैयारी ख़त्म कर दूं, 2 महीने 1.5 महीने के अंदर में मैं पूरा कैपेबल हो जाऊं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। रातों रातों तैयारी करके कोई अधिकारी नहीं बनता। एक दृढ़ संकल्प के साथ और अपने धैर्य को बनाए रखने के साथ धीरे धीरे इस तैयारी को करना होता है, और साल 2 साल की कड़ी मेहनत, साल 2 साल का आपका संघर्ष ही आपको तैयार करती है, आपको ये मोटिवेशन देती है, आपको अंदर से विल पावर देती है कि हाँ, अब आप यूपीएससी परीक्षा के लिए कैपेबल हैं, रेडी हैं, बैठें, पास करें, क्लिक करें, और इस समाज में एक अधिकारी, एक आईएएस आईपीएस बन के और समाज में कुछ करने के लिए समाज के सामने आए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।